चीजें देखो फिर आगे बढ़ते हैं। नमस्ते बच्चों। हाउ दैट इज फ्रेंच आर्टिस्ट, फ्रांस का ही था। उसने एक पेंटिंग बनाई है, जरा इसमें देखो। दैट इज स्टैचू ऑफ लिबर्टी। उसने एक पेंटिंग बनाई। पेंटिंग पहले बनाई, उसने एक स्वतंत्रता की देवी बनाई। अच्छा, इसी चीज को उसने फ्रांस ने गिफ्ट किया कॉपर में बनाकर, ठीक है। इसको न्यूयॉर्क से बाद में न्यूयॉर्क में लगी हुई। और ये किसने पेंटिंग बनाई? ये थी नहीं कोई, ऐसे पेंटर ने बना दी। तो लोगों ने इससे इंस्पायर्ड होकर फ्रांस के राष्ट्रपति ने एक कॉपर की बना के दैट इज स्टैचू उनको दी। अब वही फ्रांस मांग रहा है कराने दो मेरी स्टैचू। तो फ्रेडरिक सेरियू जो एक फ्रेंच पेंटर था, उसने दिखाया है कि सबसे आगे ट्राई कलर्ड ब्लू वाइट रेड, ये कलर का फ्रांस है। और ये जो टॉर्च बियरर स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, वो उसको आज़ाद कर चुकी है। अब धीरे धीरे करके वो और लोगों को भी आज़ाद कर रही है। जो दूसरा आने वाला है, उसके अगल बगल में कोई दूसरा कंट्री होगा, फिर और कंट्री होगा, तो वो तुम्हारी बुक में लिखा है कि अगला नंबर किसका है। और धीरे धीरे एक एक नेशन आते जा रहे हैं। बहुत लंबी है वो 90 नेशंस की लाइन, और वो एक एक आते जा रहे हैं और उनको वो क्या करती जा रही है, आजाद करती जा रही है। एक एक पेंटिंग इतने बड़े बड़े कैनवास को, और ऐसे इसने 4 पेंटिंग। एक पेंटिंग कितने बड़े कैनवास, पूरे दीवार पर, ठीक है। इसका ये इमेजिनेशन था, ये ऐसा होगा, ठीक है कि नहीं। तो अब ये बहुत आइडियलिस्टिक, इसको कहते हैं यूटोपियन व्यू। इस व्यू को क्या कहते हैं, बोलो? यूटोपियन व्यू। मतलब निरा आदर्शवादी, जो हो नहीं सकता। फिर भी उसने एक आइडिया तो दिया, एक आइडियल दिया ना लोगों को कि ऐसे होना चाहिए कि देश सब आजाद हों। और ऊपर क्या है, इट इज यूटोपियन व्यू का मतलब क्या है, इट इज कंप्लीटली आइडियलिस्टिक व्यू। मतलब ऐसा होना चाहिए, एक स्केल है, सबको यहाँ पहुँचना। अच्छा, ऊपर क्या दिख रहा है, जीसस क्राइस्ट और एंजल्स। ये सभी देश जो आजाद हो रहे हैं, उनको ये क्या दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं। और ये क्या दिखाया गया आगे, दैट इज द डेड रिमेन्स ऑफ द मोनार्की। जो राजा लोग हैं, उनके भग्नावशेष, उनके क्राउन्स, उनके रूलिंग रॉड्स, दैट इज सेप्टर, उनके और भी जो भी चीजें हैं, रॉयल चीजें, सब पड़ी आगे दिखा है कि नहीं, उनकी फूटी पड़ी हुई है। यानी मोनार्की ध्वस्त हो गई है। और नेशन की परिकल्पना, जैसे मैंने कहा, नेशन क्या होता है, किसी कल्चर से होता है, किसी लैंग्वेज से होता है, और भी कई चीज़ों से हो सकता है, पोएम से हो सकता है, इन सब चीज़ों से हो सकता है। तो ये फ्रेडरिक सेरियू ने ये पेंटिंग बनाई। तो अब हमारा ये चैप्टर नेशनहुड पर ही है, इसीलिए ऐसा ही पेंटिंग दिखाया जा रहा है कि इसने चीज़ प्रस्तुत की। अब आगे देखिए, दिस इज पेंटिंग। फ्रेडरिक सेरियू ने एक पेंटिंग दिखाई जिसमें दिखाया कैसे फ्रांस लीड कर रहा है दूसरे कंट्रीज को नेशनलिज्म गेन करने के लिए। फ्रांस ने बहुत पहले रिवोल्यूशन नेशनलिज्म गेन कर लिया था। लुई 1674 में वहाँ राजा बना। तो लुई 16 जब फ्रांस का किंग बना, तो उस समय उसका खजाना खाली था, द ट्रेजरी वाज एम्प्टी। तो फ्रांस का किंग लुई 1 से लुई 16 तक लगातार राजा बनते रहे। लुई 18 इनकी बूर्बो डायनेस्टी का लास्ट किंग था। लुई 16 ने ऑस्ट्रिया की हैब्सबर्ग एम्पायर की क्वीन से शादी की, जिसका नाम मैरी एंटोनिटी था। सो ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग एम्पायर की ये प्रिंसेस थी, जिससे लुई 16 ने मैरिज की। ये ग्रैंड सक्सेशन था, बहुत अच्छा। प्रोसेशन ऑफ मैरिज बिटवीन लुई 16 एंड मैरी एंटोनिटी। These were two different dynasties. लुई 16 प्रिंस पैलेस ऑफ वर्सलीज में रहता था, जो बहुत भव्य महल था। और मैरी एंटोनिटी के 3 बच्चे दिखाए गए। ये एक सलाहकार भी थी जो लुई 16 को सलाह देती रहती थी। The palace of Versailles was an extravagant. लुई 16 की जो वाइफ थी वो एक एडवाइजर थी, और लेकिन एक वर्स्ट एडवाइजर थी। इसने किस पर आक्रमण कराया, 13 कॉलोनीज को फ्री कराने के लिए। ये फ्रांस और ब्रिटेन एनिमी थे, और अमेरिका पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया, तो उसका भी वो एनिमी था ब्रिटेन।
तो इसलिए सिर्फ इसलिए कि दोनों का कॉमन दुश्मन ब्रिटेन है, इसलिए उसने उस पर आक्रमण कराया, क्योंकि ये दोनों चाहते थे दुनिया में अपना अपना कॉलोनाइजेशन बनाना। इस वजह से इनमें एनमिटी थी, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना चाहते थे। दुनिया में, अफ्रीका में, इंडिया में ये क्या बनाना चाहते थे? अपनी कॉलोनी। तो जब यहाँ पर ब्रिटेन का जहाज आता था तो फ्रांस उसको डुबो देता था, और फ्रांस का जहाज आता था तो ब्रिटेन डुबो देता था। इन दोनों में ये एनमिटी। समझ आया कि कोई कहीं कॉलोनी ना बना पाए, कहीं से कच्चा माल, रॉ मटेरियल ना ला पाए। इसको ये सलाह इसकी वाइफ मेरी इंटरनेटी नहीं दी थी। उस समय इसने सोने के सिक्के भी चलवा दिए। एक तो खजाना खा ली, दूसरा इसने आक्रमण कर दिया, तीसरा सोने के सिक्के चला दिया, और चौथा उस समय 23 बिलियन से 28 बिलियन इनकी पॉपुलेशन राइज हो गई, जिसको खाने का, दैट इज द पॉपुलेशन वाज लेड टू स्टारवेशन एंड इट वाज डाइंग विद हंगर, डाइंग ऑफ हंगर। और इस वजह से फ्रांस की इन्हीं सब चीज़ों की वजह से फ्रांस की क्रांति हुई। द रिवोल्यूशन ऑफ फ्रांस वाज लेड ड्यू टू दिस रीजंस। अब आगे देखो, इसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते थे जो पब्लिक को टैक्सेस के तौर पर देने पड़ते थे। उस समय फ्रांस ने अमेरिकन कॉलोनीज को फ्री कराया ब्रिटिश से। ब्रिटिश ने उस पर कब्जा कर रखा था, और अंत में ब्रिटिश आर्मी को इवैक्यूएट करना पड़ा। इससे 2 बिलियन लिब्रे का कर्ज फ्रांस पर आ गया। 2 बिलियन पहले से था, 1 बिलियन और तो 3 हमने बताया था। उस वही कर्ज को पूरा करने के लिए उसने असेंबली ऑफ स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई, जिसमें क्लर्जी, नोबिलिटीज और थर्ड स्टेट यानी बिजनेसमैन और दूसरे हायर टैक्स पेयर थे। तो नेशनल असेंबली की बैठक यहाँ दिखाई जा रही है, जो कि पैलेस ऑफ वर्सलीज में बुलाई गई, उसके खुद के महल में। So this is Palace of Versailles and this National Assembly meeting is going on in 1789. वो हमने आपको दिखा दी थी क्या मीटिंग हो रही है, मीटिंग हो रही है। Now इसमें हम देख रहे हैं कि फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट्स के लोग तो बैठे हुए हैं और थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव खड़े हुए हैं। 90% मेंबर्स थर्ड चीजें आपको इस तरीके से पूरे यूरोप में चर्च, ये देखो। नोबिलिटीज एंड द थर्ड स्टेट। उस समय जो उनकी वेशभूषा थी, जो ड्रेस कोड था, क्लर्जी ऐसा कपड़ा पहनता था। बीच में देखो नोबिलिटीज, जो सामंत लोग थे, ये पादरी लोग थे, फादर, ये सामंत लोग थे। और ये कौन था? थर्ड स्टेट के ट्रेडर्स, व्यापारी। गरीब लोग तो ऐसा नहीं पहन पाएंगे, लेकिन जो ट्रेडर्स थे वो कैसा कपड़ा पहनते थे, ऐसा पहनते। और ये भी दिखाया गया है कि थर्ड स्टेट टैक्सेस के बोझ तले दबा था। थर्ड स्टेट पर्सन टैक्स में दबा हुआ था और वो पूरा लोड उठाता था। फर्स्ट और ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, और ये बेचारा थर्ड स्टेट फटे पुराने कपड़े पहनकर इनके बोझे को ढो रहा है लाठी का सहारा लिए। ऐसा एक पिक्चर से दिखाया गया है कि सारा ये एंजॉय कर रहे हैं, एंड थर्ड सेकेंड स्टेट की लीजर राइट। नाउ थर्ड स्टेट के लोगों ने टैक्स देने से मना कर दिया जनरल स्टेट असेंबली की बैठक में, और वो वहां से वॉकआउट कर। ये भी देखा गया है कि थर्ड स्टेट वाले वहाँ से वॉकआउट कर गए थे। और मीरा व्यू जो एक नोबिलिटीज था, और एबिसेइस जो एक प्रीस्ट था, यानी क्लर्जी था। तो एक क्लर्जी का इनको सपोर्ट मिल गया, एक नोबिलिटी का, और क्या चाहिए। थर्ड स्टेट के लोग फिर गए नेशनल असेंबली, वहाँ टेनिस कोर्ट था बगल में महल के, पैलेस ऑफ वर्साइल्स। वहाँ इन्होंने शपथ ली कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं और इसके लिए लड़ते रहेंगे। इन्होंने अपना फिर क्या किया बताइए, एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, जिसको क्या कहते हैं बताइए। दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें हैं, जरा चेक करें कि ऐसा आप लोगों ने 9th की बुक में पढ़ा है कि ये देखो, ये ना ये चीज़ इन्होंने बनाई, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन। ये जब वहां पे इकट्ठा हुए मीटिंग में, तो इन्होंने एक अपनी एलिगरी बनाई। एलिगरी का मतलब एक रूपक, देश को जैसे हम भारत माता मानते हैं, तो इन्होंने बोला मेरी एनी। इन्होंने क्या बोला? अपनी मैरी एनी, फ्रांस की है जो सेंट मैरी एनी। अच्छा, उनको भी ट्राई कलर्ड फ्लैग के ही ड्रेस में दिखाया गया, व्हाइट ब्लू, जो व्हाइट कलर का इनका आस्तीन है, तो व्हाइट रेड और ब्लू, यही ट्राई कलर फ्रांस है। तो भारत माता को भी 3 कपड़ों में उसी कलर में दिखाया जाता है, वैसे इनको दिखाया गया। और इन्होंने दिखाया कि जो हमारी
वैसे इन्होंने फ्रांस को एक पेट्री लैंड बोला। पेट्री लैंड का मतलब है फादरलैंड, हम लोग मदरलैंड बोलते हैं। और बोला यहाँ के जो मेल है वो सिटोयन है और यहाँ की फीमेल क्या है, सिटोयिनी। उसी को हम सभी लोग आजकल सिटीजन बोलते हैं, वहीं से लिया गया। और ये भी दिखाया दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड नेशनल असेंबली ने उसी टेनिस कोर्ट में बताया, मीरा व्यू रेवी से इसे, ठीक है। उन्होंने बताया कि ये हमारी दैट इज फीमेल एलिगरी, जिसे मैरियनी कहा, और ये एक एंजल है जो ऊपर से भेजी गई है और उसके हाथ में रोलिंग रॉड है, गोल्डन सेक्टर, जिसमें पावर होती है ना राजदंड, तो वो रूल करेगी, ये दोनों मिलकर करेंगे, ये बेड़ियां तोड़ेंगे और ऊपर से गॉड ही हम पर राज करें। सही। अच्छा, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स में ये भी दिखा गया कि सांप है और सांप की पूंछ उसके मुंह में दबी है। इसका मतलब है कि फ्रांस इटर्नल है, फ्रांस शाश्वत है, एफिमरल नहीं है, वो नश्वर नहीं है, इटर्नल है, शाश्वत, हमेशा रहेगा, हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा ही रहेगा। ये चीज दिखाई गई। और ये रेड कलर की टोपी आप देख रही हैं, जब स्लेव लोग आजाद होते थे तो वो पहनते थे, तो ये दिखाया गया फ्रांस अब मोनार्की से आजाद हो गया। ये रेड कलर की टोपी है ना तीर के ऊपर। और ये भी दिखाया गया है कि दिस इज द बंडल ऑफ एरोज, इसका मतलब है एकता में शक्ति। अगर फ्रांस के लोग एक हो जाएं तो क्या होगा बताओ, उनके पास पावर होगी। ये चीज दिखाई गई। और सारे ड्राफ्टेड प्रिंसिपल, जो उनके प्रिंसिपल थे, नेशनल असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उसमें लिखे थे और बोला गया कि यही कॉन्स्टिट्यूशन है, हम सब ओथ लेते हैं कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे। मीरा भी और वो लोग थे वहाँ पे, और राजा भी इसी कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे, राजा इसको मानेंगे, राजा रहेगा जो है। लेकिन अब मोनार्की विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, अब वो संवैधानिक राजतंत्र हो जाए, अपने मन से कुछ नहीं कि कुछ भी करे, इसे मानना पड़ेगा, ये हम बनाएंगे। वी द नेशनल असेंबली हैज ड्राफ्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस विल बी ओबेड बाय किंग, किंग विल बी अबाइडेड बाय, किंग इज एग्जीक्यूटिव, किंग कोई लेजिस्लेटिव, हम है वो एग्जीक्यूटिव, उसे मानना। वो बात समझ में आ गई। ये चीज मॉन्टेस्क्यू ने बताई। तो मॉन्टेस्क्यू ने एक अपनी बुक लिखी थी, तो उसमें द स्पिरिट ऑफ लॉ, उसमें उसने बोला था कि 3 चीजें हैं स्पिरिट ऑफ, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। ये किसने बताया? तीन नाम हमने बताए थे कल भी, जीन जॉब रूसो, जॉन लॉ के द 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, और एक है मॉन्टेस्क्यू ने बताया था दैट इज स्पिरिट ऑफ लॉ। ये हम दिखा रहे हैं, ये आपके काम की चीज, ठीक है। तो इसने ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई कि क्या हुआ होगा। अब देखो सारी चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं, अब आगे की चीज देखो। असेंबली की बैठक में, और वो वहां से वॉकआउट कर गए और वहां से फिर वो पास के ही टेनिस कोर्ट में चले गए जो पैलेस ऑफ वर्सलीज के पास था, और वहां पर एबे सीज और मिराबियो ने ये ओथ ली कि जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन को एस्टेब्लिश नहीं करेंगे तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने इस असेंबली का नाम नेशनल असेंबली दिया। ना ओथ ली कि जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन को एस्टेब्लिश नहीं करेंगे तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने इस असेंबली का नाम नेशनल असेंबली दिया। नाउ अब एक नेशनल असेंबली बन गई और उसने स्टेट ऑफ जनरल स्टेट को डिफाइन। अब ये देखो यहाँ तक की बात हो गई है, करेंगे तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने इस असेंबली का नाम नेशनल असेंबली दिया। नाउ अब एक, तभी उस समय पॉपुलेशन बढ़ गई थी और औरतों ने बेकरी को लूट लिया क्योंकि खाना बचा नहीं था। बेकरी के चलाने वाले ने, ऑपरेटर ने बोल दिया था कर्मचारी ने कि ब्रेड नहीं बचा है, चले जाओ। 4.5 घंटे लाइन लगाने के बाद कौन घर चला जाएगा। तो उन्होंने देखा कि नहीं, ये तो ऐसे ही बोल रहा है, लूटो, इसके अंदर होगा जरूर ब्रेड, ऐसे भूखे कैसे रहेंगे बच्चे। तो इस बात को फिर बाद में जब वो लूट के पहुंच गया घर तो पता चला राजा ने सेना भेजी है। इसलिए सेना भेजी है कि कहीं वो तो भेजी कि मैनेज करने के लिए, उन्होंने सोचा अटैक करने के लिए और हमें मारने के लिए भेजी है। तो सारे लोग अब आगे क्या कर रहे हैं बताइए। उन्होंने कहा हम ऐसे नहीं मरेंगे, हम राजा से लड़ के मरेंगे। राजा से लड़ के मरने के लिए लाठियों से तो लड़ाई की नहीं जा सकेगी, हमें हथियार चाहिए।
तो एक फोर्ट्रेस थी। तो ये एक अपने आप में बड़ी घटना है कि पब्लिक कैसे बास्तील जेल पे आक्रमण कर रही है, और अपना इनका तब तक नेशनल फ्लैग था, वो नेशनल असेंबली में ही बन गया था। तो कल हम लोगों ने देखा था कि नहीं, नेशनल असेंबली, वहाँ एक फ्लैग बनाया था, उसी को लेके बास्तील जेल की ओर बढ़े, और वहाँ पर उन्होंने 7 कैदियों को छुड़ाया, और जैसा कि अजीत ने बताया कि वहाँ के जेलर को मार दिया। सही है, और बहुत सारा हथियार था उसको लूट भी लिया। इसके बाद फ्रांस की राजधानी पेरिस कई दिनों तक जलती रही। नेशनल असेंबली बन गई और उसने स्टेट ऑफ जनरल स्टेट को डिफाई किया। तो ये भी मिराबियो भी एक नोबेल फैमिली का था, जो कि सरकारी सुख सुविधाओं को नहीं लेता था, और वो एक रिवोल्यूशनिस्ट था। उस समय फ्रांस में अकाल पड़ा हुआ था, और देखो बैड हार्वेस्ट हुई, तो फिर क्या हुई बोलो, स्कैर्सिटी ऑफ, ये एक तरह से फॉलो अप है, ये एक लूप बन गया। इस लूप से निकलना बड़ा मुश्किल है। पहले ही जनसंख्या बढ़ी हुई थी, ऐसे में फसल खराब हो जाए सर्दियों की वजह से, तो क्या होगा, पाला मार गया, फ्रॉस्ट हो गया, बैड हार्वेस्ट, स्कैर्सिटी ऑफ रेन, चीजों के दाम बढ़े, द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाई ब्रेड, वो अब चीजें कोई खरीद नहीं सकेगा जब पैसे बढ़ जाएंगे। तो फिर क्या हुआ बोलो, सब्सिस्टेंस फूड क्राइसिस होगा। आगे देखो फिर क्या हुआ होगा, वीकर बॉडीज, फूड के लिए दंगे होने लगे और लोग कमजोर होने लगे। तो क्या हुआ, जब लोग कमजोर होंगे तो क्या होगा बताइए, वीकर बॉडीज को क्या नंबर ऑफ डेथ्स ज्यादा होंगी, और महामारी भी फैल गई। अनाज कम होने से महामारी, क्योंकि अनाज कम होने से तुम खा नहीं पाओगे पेट भर के, और कमजोर हो जाओगे, क्या तुम्हारे ऊपर रोग ज्यादा पड़ेंगे। तो बैड हार्वेस्ट मीन्स एपिडेमिक, लोग महामारी से मरेंगे, फ्लेग फैल गया, गंदगी फैल गई, फ्लेग फैल गया, और मरने लग गए, खाने से मरे और कुछ बीमारी से मरे। सही है, आगे देखो कितनी बात हो गई, जस्ट हम जानने के लिए पूछते हैं। ये जो नेशनल असेंबली बनी और ये लोग टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए, तो पूजा हम जैसे ये जानना चाहते हैं, इसको किसने किसने लीड किया। अभी कल पढ़ा था, कल तो आप थी ना, बस ये जानने के लिए कि कमजोरी बने रहना चाहती हो कि मतलब आगे बढ़ना, इसके लिए हमारा कोई बैड इंटेंशन नहीं है, तो फिर उसी हिसाब से हम आगे से वैसे रिएक्ट किया करें। हाँ, किसने किसने रिएक्ट किया, चलो कोई बात नहीं, ऑब्जर्वर बनी रहना, देखते रहना कौन कौन पढ़ रहा है डेली क्लास। सही, चलो सही, ठीक है। कमजोर बने रहने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है, आसान नहीं है। देश तो आजकल सभी हैं, कमजोर रहना भी एक वीरता है ना। चीजें बताई जाने, दिखाई जाने, फिर भी ना सीखे कोई, ये बहुत बहादुरी का काम है। अब आगे देखो, महामारी की ओर बढ़ रहा था, तो लोगों के अंदर एक तरीके का डिसेंट था, वो सरकार के विरोध में आ गए, और बेकरी में लंबी लंबी क्यों, ये देखो बेकरी में लंबी लंबी क्यों होने लगी थी उस समय, ठीक है। ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से बास्तील जेल पर अटैक हुआ। ये बास्तील जेल के पहले की घटना है। तो वहाँ पर ये कॉमन चीज़ थी, मीट नहीं मिलता था, ब्रेड मिल गई, और ब्रेड भी खत्म हो गया था, राशनिंग हो गई थी। आगे देखो, लगाए रहती थी ब्रेड के लिए, तो सरकार मैनेज नहीं कर पा रही थी, खाद्यान्न का भी अभाव था। जो बड़े बड़े नॉबिलिटीज थे, हमने कल बताया आपको, जो नॉबिलिटीज थे, राजा क्या करते थे, अपने नॉबल्स, नॉबिलिटी यानी सामंतों को बोल देते, जाओ तुम्हारा ये टेरिटरी है, ये एरिया है, जितना मर्जी लो, एक बैलगाड़ी सोना हमारे पास हर महीने पहुँचा, तुम जितना मर्जी लो उनसे, 90% ले सकते हो, 90% लो, हम कुछ नहीं पूछेंगे, हमको इतना दे दो। इसको कहते हैं फ्यूडलिज्म, इसको क्या कहते हैं, सामंतवाद। जरा देखो तो ये सब कुछ अपना दे रहा है, फल भी लाया है, अनाज भी लाया है, सिक्के भी लाया है, लेकिन इसका कुत्ता और इसके ऊपर का जो माकड़ है यानी स्पाइडर, न वो संतुष्ट है, न इसका कुत्ता संतुष्ट है, और ये भूखे कुत्ते की जगह तरह उसके खाने को देख रहा है, और फिर भी ये संतुष्ट है। आप समझो सामंत वो कैसे दिखाएंगे, वो बात समझ में आ रही कि नहीं। तो उस समय जो सामंत था वो वेलफेयर नहीं देखता था लोगों का, वो उनसे पूरा ले लेना चाहता था, जैसे ब्लड सकर नहीं है उस तरह से। थे वो टैक्स लिया करते थे, हैवी टैक्सेस, तो उसको स्पाइडर बताया गया है, और जो टैक्स दे रहा है उसको एक इंसेक्ट बताया गया है।
Now, due to this, there was a revolution in France, agitated by common people. They have done agitation. नेशनल असेंबली जो मिराबियू एबे सेवी ने की, उन्होंने एक सिंबल दिया जो एलिगरी ऑफ फ्रांस बना. सो दैट इज मैरियानी. और मैरियानी वहाँ की राष्ट्र की देवी थी. और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, एक रेड कलर की कैप और इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो एक पत्थर पर लिखा गया, ऐसे सिंबल यूज किए गए. मोनोलिथिक ट्राई कलर फ्रांस नेशन का फ्लैग बनाया गया. देयर वर ये ओपन चेन्स, टूटी हुई हथकड़ियाँ, ये सारे, एंड दैट इज स्नेक विद इट्स टेल इन इट्स माउथ, ऐसे सिंबल यूज किए गए. अब यहाँ पर ये कल हमने बता दिया था कि उस समय कितने थे, 4 लाख एक्टिव सिटीजन थे. वो लोग किसको वोट करते थे? 50,000 इलेक्टर को, और वो फिर 745 नेशनल असेंबली के मेंबर को चुनते थे. वही लोग संविधान बनाते थे. संविधान किसको कंट्रोल करता था? वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन, किंग को, और वही अपने मंत्री बनाता था, उनको कंट्रोल. लेकिन राजा के पास वीटो था. राजा क्या करता था? कभी भी चाहता था तो वो पूरी नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर देता था. उसने 2 साल में 18 बार डिसॉल्व किया. बोला जाओ फिर से चुनाव लड़ो, हम नहीं मानते चुनाव लड़ो. राजा को वीटो मिल गया था. वीटो का मतलब स्पेशल पावर होती, शक्ति. और साथ में यही जो 4 लाख लोग थे 28 मिलियन में, यही लोग जुडिशरी को चुनते थे, जज को. जज एक इंडिपेंडेंट बॉडी थी, वो राजा के अंतर्गत नहीं था. जज चाहे तो लुई 16 को, उसकी पत्नी मैरी एंटोनिटी को, या मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को जेल दे सकता था, गुलोटिंग कर सकता था. जज नहीं. एक लिथ का मतलब लिथोस्फीयर जानती हो? पत्थर. और मोनोलिथ का मतलब एक ही पत्थर पर खुदा हुआ, एनग्रेव्ड संदेश. जैसे अशोक ने मोनोलिथिक जगह जगह संदेश, बुद्ध के संदेश भिजवाए थे, ऐसे मोनोलिथिक का मतलब एक पत्थर पर खुदा हुआ. ठीक है. अब देखो, तो ये तुम्हें पता चल गया एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन. पैसिव सिटीजन में पूजा कौन कौन से लोग आते हैं? थर्ड स्टेट के कौन कौन से लोग? वही पूछा. वंदना बोलो. जो 25 years से below थे. और? Ladies, children और old age people. नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना ली. लुई 16 को अब उसके अंतर्गत काम करना पड़ा. तो लुई 16 वही करता था जो नेशनल असेंबली कहती थी, बट उसने दूसरे और डायनेस्टी से गठबंधन करके नेशनल असेंबली को कई बार डिसमेंटल किया, कई बार भंग किया, ध्वस्त कर दिया. ऐसा 17 बार उसने किया. तो नेशनल असेंबली बहुत ज़्यादा स्टेबल अब नहीं रह गई थी. ये सारे सिंबल्स हैं, दिखाए जा रहे हैं कि कैसे नेशनल असेंबली ने खुद को स्वतंत्र करने की ठान ली थी. नाउ देयर इज द फ्रांस. ब्लू कलर में फ्रांस का मैप. उस समय का फ्रांस देखो. उस समय फ्रांस था, हैब्सबर्ग एम्पायर था, और एक प्रूशिया था. जर्मन स्टेट को कहते हैं ना, स्मॉल जर्मन स्टेट. ये बात है, फिर प्रूशिया और स्टेट यही जर्मनी बना हुआ. तो यहाँ की रानी से इसने शादी की थी. इन दोनों की मदद से इसने नेशनल असेंबली को के खिलाफ षड्यंत्र किया. लेकिन नेशनल असेंबली ने उसी समय प्रूशिया पर और ऑस्ट्रिया पर वार शुरू की. तो सारे लोग, गली गली से लोग क्या करने लगे? बोलो. मर्सिलीज के गीत, मर्सिलीज एक जगह का नाम है, वहाँ का कोई गीत किसी ने बनाया होगा, वो आजकल जो वहाँ का नेशनल एंथम, तो वो लोग गीत गाते हुए निकले और सेना में ज्वाइन किए. और सेना में ज्वाइन करने के बाद उस समय राष्ट्रभक्ति की भावना बढ़ गई. तो ये साथ उस समय लुई 16 भागा, लेकिन उसको पकड़ लिया. यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? लुई 16 को बाद में आपको पता ही है, जुडिशरी वहाँ इंडिपेंडेंट थी, तो उसको क्या किया गया होगा? दिखाया गया है. उसके ठीक बगल में येलो कलर का ऑस्ट्रिया है. सो दिस इज द ये सिंहासन है जिसमें लुई 16 और मैरी एंटोनिटी की मैरिज हुई थी. सो इट वाज अ वेरी लीजर्ड पैलेस. अल्टीमेटली नेशनल असेंबली ने लुई 16 का ट्रायल किया और उसको गुलोटिन कर दिया गया. ये जज ने, वहाँ के जज ने क्या किया? नेशनल असेंबली ने तो भेजा होगा ट्रायल के लिए, तो जज ने उसको क्या किया होगा? फाउंड गिल्टी, कि भाई इस चीज़ को एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के लिए, और उसको फिर
ये आदेश दिया कि इसको मृत्यु दंड दिया जाए। तो लुई 16 वाज गुलोटिन। His head was choked, executed. Now these were the टेनिस कोर्ट इन्होंने नेशन की अवधारणा प्रस्तुत की कि नेशन क्या मीरा भी और रबी से भी इस चीज को लिखा उस समय, ये बड़ी बात है, ये सारे उस समय के जो राइटर्स थे, और आपके में एक फीमेल राइटर का भी नाम है, वो क्या नाम है बोलो? ओलंपी डी गॉर्जस ना। तो ये सारे उस समय के ओलंपी डी गॉर्जस की फोटो बनी हुई है क्या? नहीं बनी है? आगे की बात है। उस समय एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी हो रहा था, नेशनल की कोई अवधारणा नहीं थी, लेकिन ये जो फिलोसफर थे, फ्रांस के दार्शनिक थे, इन्होंने एक नई अवधारणा प्रस्तुत की, जिसमें क्या क्या किया गया, इस चीज को लिखो। The concept of nation, ठीक है, at that time, तब की बात की जा रही 1789, जब उस समय नेशनल असेंबली बनी और ये सब हुआ, ठीक है। सम फ्रेंच फिलोसोफर, जैसे कि जॉन लॉक, इन्होंने क्या लिखा था? 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। देश की दो मतलब सरकार की 2 संधियां, संधियां का मतलब समझौते, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये जॉन लॉक ने लिखा। इसके अलावा दैट इज मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने क्या लिखा? द स्पिरिट ऑफ लॉज। स्पिरिट ऑफ लॉज में क्या बताया कि एक होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव, एक होनी चाहिए लेजिस्लेटिव, और एक बॉडी क्या होनी चाहिए? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, ये बात बताई। एंड इसी तरीके से जीन जैक रूसो, जीन जैक रूसो, रूसो की स्पेलिंग क्या होगी? इसमें लिखा होगा, तो ठीक है। अब आगे देखिए, इन लोगों ने तरह तरह से has projected the concept of nation, इन्होंने मतलब नेशन की अवधारणा प्रस्तुत की कि नेशन क्या होता है, ऐसा हुआ। अब देखिए, ओलंपी डी गॉर्जस उस समय की एक राइटर थी, दैट इज राइट्स ऑफ वुमेन। इन्होंने एक पैम्पलेट लिखा, एक लेख लिखा, ओलंपी डी गॉर्जस, ठीक है। तो इन्होंने भी बताया फ्रांस की थी, ये इसमें नहीं है 9th की बुक में। तो ओलंपी डी गॉर्जस और जॉन पॉल मारत, वो भी फ्रांस के थे, उन्होंने भी बताया, वो भी एक अच्छे राइटर थे। तो अब इन सबके नाम लिखो एक जगह, जितने भी राइटर्स हैं। ओलंपी डी गॉर्जस इज was revolutionary woman in France. Written, ये सब अभी 10th की बुक में भी काम में आएंगे। Written a pamphlet, Declaration of
राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। इस तरीके से वहां उन्होंने जो लेडीज का रिवोल्यूशन है, फीमेल का रिवोल्यूशन, उसका नेतृत्व किया। लेकिन सी वाज, इनको क्या किया, और जॉन पॉल मारत को क्या किया गया, दोनों लोगों को, ठीक है, एग्जीक्यूट किया गया। चलिए, ऑल्सो कंडेम्ड, इसने किसे कंडेम किया, द गुलोटिन, मास गुलोटिन बाय मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर। उसने बताया, ये भी एक राइटर था, वाज ए फिलोसोफर, बाय मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर। बोथ, ये दोनों, इन दोनों को अरेस्ट किया गया बाय कन्वेंशन एंड गुलोटिन, दोनों को गुलोटिन करवा दिया रॉबिस्पियर। तो बोथ, एक डी गॉर्जस और दूसरा किसको, मारत को, है ना, वर अरेस्टेड बाय कन्वेंशन। कन्वेंशन किसका था मालूम है, बोलो वंदना, कन्वेंशन किसने बनाया, रॉबिस्पियर। सही है, एंड गुलोटिन। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई। और लॉर्ड बेरियन कौन था, लॉर्ड बेरियन, दैट इज इंग्लिश पोएट, अंग्रेजों का पोएट था, सही है। लॉर्ड बेरियन was English poet। उसने क्या किया, that is he advocated the nationalism in Greece, वो nationalism of Greece। यूनान जानते हो ना, हमने इटली के बगल में ग्रीस देखा था ना, नीचे छोटा सा, तो उसने बोला कि सभी देश स्वतंत्र होना चाहिए, और पूरे यूरोप को ग्रीस ने सभ्यता सिखाई है। सारी दुनिया में अभी भी यहाँ की यूनानी दवाएं और होम्योपैथी दवा सब वहीं की तो हैं, यूनानी दवाएं बहुत अच्छी होती हैं। तो ग्रीस ने सबको मतलब मेडिकेशन दिया, ये सारी चीज़ें दी है। तो ग्रीक को स्वतंत्र होना चाहिए, और तुर्क से, ऑटोमन एम्पायर से, मुगलों से। तो इसलिए इसने क्या किया बताइए, एडवोकेटेड कहाँ का नेशनलिज्म, ग्रीस का। तुमको मालूम है कि यूरोप में नीचे ये अफ्रीका है, और ये अफ्रीका के ऊपर यहीं पर ग्रीस है, ये इटली है, और इटली के बगल में ग्रीस दिखाया था कि नहीं। तो इसलिए क्या इन्होंने क्या किया, एडवोकेटेड इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीस, ऑफ ग्रीस। इतनी बात हो गई। और कौन कौन से ऐसे नेता थे, जॉन ब्रॉडफील्ड ने क्या किया, क्या आप उनके बारे में जानते हैं, जरा बताइए। कि आपकी ई बुक में होगा, चेक करो। ये मैं दिखा देता हूँ, इनके बारे में देखो। अच्छा, ग्रिम ब्रदर्स, 15 पेज, ग्रिम ब्रदर्स लिखा है एक अलग से टेबल में। ग्रिम ब्रदर देखिए पूजा, ग्रिम ब्रदर्स ने क्या कहा, सो ग्रिम ब्रदर्स हैज गिवन दास बॉल, यानी इन्होंने क्या किया, कलेक्टेड फॉक टेल्स। फॉक टेल्स क्या होता है, लोक कथाएं। जैसे होता नहीं है दादी की कहानी हो, किसी की कहानी, इसको कहते हैं लोक कथाएं। कलेक्टेड फॉक टेल्स, लोक कथाएं, एंड फॉक टेल्स एंड फॉक सॉन्ग्स,
एंड नेम्ड देम, उनको क्या नाम दिया? दास वॉल। इनको नाम दिया कि वो वहां की लोक कथाएं, ओके, ऐसा नाम दिया, दास वॉल, वहां की लोक कथा। एंड पब्लिश्ड इट इन 33 वॉल्यूम्स। इसी से जर्मन का एकीकरण हुआ। इनका काम बहुत बड़ा है, ग्रिम ब्रदर्स ने। अभी आप वीडियो देख लेना, उनका चित्र आ जाएगा। अब हम जर्मन का यूनिफिकेशन देखेंगे तो जब सारी संस्कृति एक जगह होगी, सब लोग उसी को पढ़ेंगे, तो वो अपने को एक मानेंगे कि नहीं। और पब्लिश्ड इन 33, ऐसा हो गया, ठीक है। ये सारे राइटर्स हैं, इनके बारे में बहुत सारे MCQ आते हैं। अब आगे की बातें, एक हिस्सा लिया और शपथ ली। ये देखो सारी बातें बताई। जॉन लॉक एंड रॉस्यू, दीज वर टू फिलोसफर जिन्होंने नेशन की अवधारणा प्रस्तुत की कि नेशन क्या है। हर एक को आजादी मिलनी चाहिए और राजा के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। जॉन पॉल मारत ने क्या कहा बताओ? मारत ने AD को, जॉन पॉल मारत ने कहा कि मिस्टर, ये जीन लिखा है, मैक्सिम है, जीन लिखा है, जीन है, जीन पॉल करो, JPAN, जीन पॉल मारत। इन्होंने कहा मिस्टर मैक्सिमिलियन रॉबिस्प्रे, यू आर डूइंग रॉन्ग, यू शुड नॉट गुलोटिन। ऐसे ही आप सिंपली एंडलेसली फर्स्ट और सेकंड स्टेट को ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन, आपने तो एक इनेक्ट कर दिया लॉ, इन्फोर्स कर दिया लॉ, संदेह के आधार पर आप गुलोटिंग किए जा रहे हो, इट इज रॉन्ग, उसी को गुलोटिंग कर रहे हो। सही है। ये नाइन्थ की गाली है। Marat, it was also a lead role player in French Revolution. Women also participated in French Revolution. तो वुमेन केवल ब्रेड कलेक्ट करने तक ही सीमित नहीं रही, वहाँ बहुत सारी पढ़ी लिखी औरतें थी। उसमें एक ओलंपी डी गॉर्जस नाम की महिला भी थी, वो अलग अलग लेख लिखती थी। और जो इन्होंने भी अपने टी क्लब और टी पार्टी क्लब बना लिए, वहाँ पर ये लोग डिस्कस करते थे। बाद में इनको भी वोटिंग राइट्स मिले, यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइजी में ये भी शामिल हो गए। तो ये वुमेन रिवोल्यूशन। They had a meeting at various places for this. French Revolution was a power of common against. ये देखो यहाँ क्या दिखाया जा रहा है? फ्रेंच रिवोल्यूशन इज द पावर ऑफ कॉमन्स। कॉमन पीपल ने मोनार्की को कैसे हटाया, हाउ दे हैव रूटेड आउट द मोनार्की, इस चीज को दिखाया गया। ये पब्लिक ने किया, इसमें कोई सेना नहीं थी। कॉमन पीपल जो घर का काम करते थे वही चले गए, उन्होंने लूट लिया बास्तील जेल को। ना आगे देखें। Nobilities. So there were riots, there were revolts against nobilities. Buildings were burnt. जो सरकारी बिल्डिंग थी वो जलाई गई। पब्लिक ने ऑफिशियल बिल्डिंग पर अटैक किया। बास्तील पर अटैक किया गया 1789 में और उसके हथियार लूट लिए गए। 1789 में ही स्टेट ऑफ जनरल असेंबली की मीटिंग हुई थी और उसी समय नेशनल असेंबली का गठन हुआ था और उसी समय बास्तील जेल पर हमला हुआ था। ये कॉमन पीपल ने, एजिटेटेड लोगों ने वहाँ हमला किया और हथियार लूट लिए टू रिवोल्ट अगेंस्ट नोबिलिटीज। इसके बारे में देखो, इसने क्या लिखा, ये ओलंपी डी गॉर्जस है, इसे पढ़ो, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। तो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन के बारे में इन्होंने लिखा। ये फ्रांस की एक लेडी थी जो फिलोसफर भी कह सकते हैं। दिस इज ए रिवोल्यूशनरी वुमेन ओलंपी डी गॉर्जी। रॉबेस्पियर उस समय एक जैकोबिन्स क्लब का मेंबर था और जैकोबिन्स क्लब नोबिलिटीज और किंग के खिलाफ बनाया गया क्लब था जिसके मेंबर की ड्रेस इस तरीके की सैन क्लोटेंस, ये इस ड्रेस का नाम है। इनको सैन क्लोटेंस कहा जाता था। ये स्ट्रिप्ड नी बीचर्स है। तो दिस वाज द ड्रेस कोड ऑफ जैकोबिन्स क्लब। ये एक तरीके का रिवोल्यूशनरी पीपल का क्लब था
जो नेशनहुड पे यकीन रखते थे कि देश को नेशन बनाना है, किंग के अंडर में नहीं होना चाहिए, पीपल कैन रूल। दिस इज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे, जो इसका एक मेंबर था। ये कौन है? जॉन Now, पॉल। the Marat was also a revolutionary generalist. रॉबेस्पियरे ने लुई 16 का सर काट दिया और खुद एज ए कन्वेंशन उस समय की एक संस्था बनाई गई जिसका ये अलोन लीडर था, और उसने वहां पर सभी नॉबिलिटीज को मरवा दिया। दैट इज नोन एज रेन ऑफ टेरर ऑफ 1793 to 94। और अल्टीमेटली लुई 16 का सर काटा गया। फिर लोगों ने त्रस्त आकर रॉबेस्पियरे का भी सर गुलोटिन कर दिया, वो भी काट दिया। इस तरीके से रेन ऑफ टेरर का अंत हो गया। सो दिस इज गुलोटिन, जिसमें ऊपर से एक लकड़ी का पट्टा गिराया जाता था और सर उछल कर दूर गिरता था। सो लुई 16 वाज गुलोटिनाइज्ड, रॉबेस्पियरे गुलोट। ये जरा देखो, ये 5 मेंबर डायरेक्टरी के हैं। ये एक लेटर दे रही है, समझो जनता है। अब 5 लोग डिसाइड करेंगे तो क्या किसी निर्णय को ले पाएंगे? सो जब लोगों ने देखा कि सिंगल आदमी की मोनोपोली से क्या हो जाता है कि बहुत एक्सट्रीम डिसीजंस होते हैं, दैट इज़ नॉट इन वेलफेयर ऑफ पब्लिक, तो लोगों ने 2 काउंसिल बनाई, लेजिस्लेटिव काउंसिल। कल पढ़ा था कि नहीं? 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल से 5 सदस्य चुने जाते थे। तो अब गवर्नमेंट के हेड 5 थे, और उन 5 मेंबर्स के ग्रुप को क्या कहते थे मोनिका? डायरेक्टरीज। तो डायरेक्टरीज के पास एक लेडी एक लेटर लेके आ रही है, बताओ ये निर्णय ले पाएंगे? सो दे वर ऑफन क्वेरलिंग विद ईच अदर, वे आपस में लड़ाई किया करते थे और निर्णय नहीं ले पाते थे, डिसीजन नहीं ले पाते थे। क्या आप मुझे बताएंगे डायरेक्टरी का रूल कब से कब तक था? मैक्सिमिलियन का रूल कब तक? मैं आपकी थोड़ी हिंट मदद भी करूंगा। मैक्सिमिलियन कब तक? थोड़ा सा ही है उस दिन में। मैक्सिमिलियन का रूल कब तक था? 94 तक था। 94 में इसको गुलोटिन कर दिया। 94 से 1794 में अब डायरेक्टरी आई, वो कब से कब तक रही? बोलो इंद्रजीत। 94 में आई। इन्होंने बताया कि ये देखो, सबसे पहले 1774 में जो लुई 16 है वो क्या बना? लुई 16 दैट इज मेड किंग बना। ये बताइए कि 5 मई 1789 को पूजा क्या हुआ? बोलो। स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग ऑफ, तुम किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही, ऐसा समझ नहीं है। कोई जादू है तुमने क्या? तुम जादुई लड़की हो क्या? ना जादू कैसे, कुछ भी नहीं बता पा रही। अच्छा, फिर भी एक और ट्राई मारते हैं। 20 जून 1789 को क्या हुआ? बोलो। सही है। ये पूरी जादूगर है। 20 जून 1789 को क्या हुआ? That is National Assembly was formed. Tri-colored French national flag was announced. Saint Mariani was considered as female allegory of France, and the constitution was drafted. बोलो क्या क्या चीज हुई? ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। और बोलो। और उनकी जो फीमेल एलिगरी कौन थी? सेंट मैरियानी। सही है। और ये सारे काम किए। नेशनल असेंबली बनी। नेशनल असेंबली फॉर्म। अब इसके बाद ब्रेड वाज लूटेड, बीच में ब्रेड लूट लिया गया। और फिर ये मुझे बताइए अदिति, किस समय बास्तील जेल पर आक्रमण हुआ? 14 मई में हुआ। 14 जुलाई 1789 बास्तील जेल
अटैक। और ये बताओ अगस्त में क्या हुआ, और कितने अगस्त को? 4 अगस्त। 4 अगस्त को क्या हुआ? दैट इज लुई 16 एक्सेप्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। उसने कहा इतना सब हो रहा है, हमारे जेल लूटे जा रहे, जनता ही निकल आई, तो क्या करेंगे? लुई 16 एक्सेप्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब लुई 16 ने एक्सेप्ट कर लिया, सही है। लुई 16 ने मोनार्की एक्सेप्ट कर ली। फिर इसके बाद नेशनल असेंबली ने अटैक किया, कहाँ पे? ऑस्ट्रिया पर और जर्मनी में, क्योंकि लुई 16 षड्यंत्र कर रहा था उनके खिलाफ, वहाँ के राजाओं से मिलकर। इसके बाद मर्सिलीज के सॉन्ग गाए गए, और उसके बाद क्या हुआ? अल्टीमेटली जब युद्ध हुआ, बहुत सारे नागरिक मारे गए फ्रांस के, तो लोगों को नेशनल असेंबली पसंद नहीं है। पहली बार तो 18 बार तो वैसे ही डिसॉल्व हो चुकी थी। लड़ाई होने तक तो बड़े सॉन्ग गाए गए, लेकिन जैसे जैसे युद्ध बढ़ा तो धीरे धीरे लोगों में भूखमरी और ये सब होने लगी, लोगों की डेथ होने लगी, युद्ध की वजह से भी पैसे की कमी होने लगी, और अंत में जो नेशनल असेंबली थी उसको भी बोलना पड़ा कि नहीं, अब हम यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइजी लगाएंगे और जाओ तुम लोग वोट करो, हम हट रहे हैं, किसी और को राजा चुन लो। दैट इज फर्स्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन। उसे क्या कहते हैं? दैट इज फर्स्ट फ्रेंच रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है जनता का शासन, रिपब्लिक, जिसमें क्या होगा? पब्लिक आ जाए, इलेक्ट किया जाए और पब्लिक आ जाए, पब्लिक के शासन को रिपब्लिक आ जाए, जिसमें इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले 91 में हुआ होगा, दैट इज इलेक्शंस वर हेल्ड, एंड यहाँ तक की भी बात हो गई, और तब लोग असंतुष्ट हो गए थे। जैकोबिन्स क्लब बना था। मालूम है कि जो लोअर क्लास है थर्ड स्टेट की, 3 क्लास होती हैं थर्ड स्टेट में, अपर क्लास वालों का शासन था नेशनल असेंबली में, क्योंकि वही वोट दे सकते थे। अभी देखा था कि नहीं, जो एक्टिव सिटीजन थे, जो पैसिव सिटीजन थे 24 लाख, वो कहाँ दे पा रहे थे। इसलिए समझो पैसिव के अलावा भी जो बचे हुए थे, पैसिव 3 लाख थे, उसके बाद जो बचे थे वो सब कहाँ दे पा रहे थे। उन्होंने कौन सा क्लब बनाया? जैकोबिन्स क्लब। अब सबको हुआ, तो यहाँ लिखोगे कि 1991 1791 में क्या हुआ बताइए? 1789 में हुआ था ना, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, वही चीज इनकॉर्पोरेट हो गया था। तो इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्शंस वर हेल्ड, इलेक्शंस हुए, फ्रांस वाज डिक्लेयर्ड रिपब्लिक, वहां पर जनता का शासन, ठीक है। जैकोबिन्स वन द इलेक्शन एंड मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर बिकेम द हेड। किंग तो नहीं माना गया था तब, फिर किंग चीज हट चुकी थी, ठीक है। और क्या वो बताइए? जैकोबिन्स वन इलेक्शन, चेक कर लेते हैं। 91 में इलेक्शन हुआ है, फिर उसके बाद 92 में वो बना है, ऐसा हुआ है। वो ईयर का एंड था, वो ईयर का शुरू है, दिखा देते हैं। ये देखो, एक मिनट अभी, तो 92 लिखो, 92 है। 92 में क्या हुआ? इलेक्शन सेट हुए, और जैकोबिन्स वन एंड मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर became head of convention. Maximilian became head बन गया। किसका हेड? कन्वेंशन। उसने नाम बदल दिया नेशनल असेंबली का, और क्या नाम रख दिया? कन्वेंशन। अब इसके बाद 1794 में क्या हुआ? इट इज रॉबेस्पियर गुलोटिन बीच की कहानी तो तुम जानते हो, उसने क्या क्या किया। रॉबेस्पियर एंड डायरेक्टरी केम इनटू पावर। डायरेक्टरी क्या है? दैट इज 5 मेंबर्स गवर्नमेंट came into power।
फिर डायरेक्टरी वीक हो गई, तब 1799 तक डायरेक्टरी बिकेम वीक। 5 साल तक उसमें क्वेरलिंग होती रही, बिकेम वीक, एंड फिर क्या हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट टुक द पावर। मिलिट्री का था, कारपोरल था, जो 2 फीटी होती है कारपोरल। तो नेपोलियन बोनापार्ट, 3 नेपोलियन हुए उस समय। इस नेपोलियन 2 भी लिख सकते हो अगर बोनापार्टे ना लिखना चाहो। नेपोलियन 2, नेपोलियन टुक द कंट्रोल। 1804 में क्या हुआ, नेपोलियन has announced the enabling act and became the chancellor of France। enabling act का मतलब सारी शक्ति मेरे हाथ में। उसने आग लगवा दी वहाँ के महलों में, खुद सारी शक्ति मिली। सो 1804 में क्या हुआ, नेपोलियन, ठीक है, has passed enabling act, enabling act, and declared himself as chancellor। और उसने उसके बाद अपनी टेरिटरी का एक्सपेंशन शुरू कर दिया, और 1815 तक 80% यूरोप वाज अंडर फ्रेंच टेरिटरी। एक चीज और लिख लें, इसी में नेपोलियन कोड वाज इंट्रोड्यूस्ड। 1804 में क्या हुआ, एक और भी चीज हुई है, नेपोलियन कोड या सिविल कोड। एटीन 15 में क्या हुआ बताइए। अब आगे की टाइमलाइन पूजा, कल तुमसे फिर पूछा जाएगा सब, मुझे तुम्हारे दिमाग की जांच करनी होगी। आगे की बात देखें। 1815 में क्या हुआ, 80% ऑफ यूरोप, ठीक है, was won by नेपोलियन। इसके बाद क्या हुआ कि 1815 में और क्या हुआ होगा, नेपोलियन डिफीटेड इन वाटरलू। ये चेक करते हैं, मुझे लगता है 1814 में डिफीट हुआ है। 15 में तो हाँ? चेक करें। In which year Napoleon was defeated in Waterloo? 1815 में देखो, 18 जून 1815 में क्या हुआ, जो डिफीट हो गया, और ये वाटरलू है साइबेरिया से, रशिया से हुआ। In 1815 Napoleon defeated in War of वाटरलू। रशियन आर्मी ने उसे डिफीट किया। रशियन आर्मी क्या हुआ, इन्वेडेड अप टू इन पेरिस, पेरिस तक पहुंच आई थी ना। अब ऐसी स्थिति में पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, अब नेपोलियन की वहाँ पर फ्रांस में रशिया आ गई, तो नेपोलियन एक्सेप्टेड डिफीट एंड कंपेल्ड टू साइन ट्रीटी ऑफ वियना। वियना की संधि में हस्ताक्षर करना पड़ा। एक्सेप्टेड डिफीट फ्रॉम किससे किससे, सभी फोर्सेस से, एलाइड फोर्सेस, नाम लिखो इनकी साझा फोर्सेस, मित्र राष्ट्र कहते हैं। एलाइड का मतलब मित्र होता है,
मित्र राष्ट्र कौन कौन से? फ्रॉम एलाइड फोर्सेज इज ऑस्ट्रिया, हंगरी। ऑस्ट्रिया तो राजतंत्र चाहता था ना, आपको मालूम है। एक होता है कंजर्वेटिव्स और एक कौन होते हैं? और एक होते हैं लिबरल्स। सो कंजर्वेटिव्स क्या करते हैं? दे वांट मोनार्की। कंजर्वेटिव कौन होते हैं? रूढ़िवादी, इन्हें क्या कहेंगे? और एक कौन होते हैं? लिबरल्स, इन्हें क्या कहेंगे? उदारवादी। और तीसरे क्या होते हैं? नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट का क्या मतलब होता है? राष्ट्रवादी। एक क्या होते हैं? कम्युनिस्ट। यानी कम्युनिस्ट का क्या मतलब होता है? कम्युनिटी का शासन, जैसे कि चाइना में मजदूरों का शासन। कम्युनिज्म का क्या मतलब है? कि अमीर को हटा दो और किसका शासन हो? कम्युनिज्म, मजदूरों का राज। फैक्ट्री में मजदूरों का कब्जा हो जाए, उसके मालिक कोई निकाल दो। इसको क्या कहते हैं? जैसे पश्चिम बंगाल में हुआ करता है, केरल में, मजदूरों का शासन। ये शब्द बीच बीच में आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, अभी थोड़ा सा अंतर बताता हूँ। मजदूरों का शासन, इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? अब जरा देखो, इन चारों में अंदर एक होता है ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है? कि सरकारी बाबुओं का साथ। ब्यूरोक्रेसी अलग अलग मतलब है, ठीक है? सरकारी तंत्र का शासन या कर्मचारियों का शासन। शासन एक है एरिस्टोक्रेसी, अमीरों का शासन। इतना समझो, फिर आगे बताएं, ठीक है? इन सभी का मतलब समझो, हिस्ट्री में अलग अलग आएगा। कंजर्वेटिव क्या चाहते थे? कंजर्वेटिव चाहते थे राजा का शासन। किसका शासन? राजा का शासन। अच्छा, अभी तो मिलिट्री रूल था ना, अभी तो अब क्या होगा बताओ? एलाइड फोर्सेस ऑफ किसकी किसकी आ गई? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का भी, और किसकी? रशिया, और किसकी? इंग्लैंड। इंग्लैंड पे भी उसने कब्जा कर लिया था। एंड तुमको मालूम है, वंदना आपसे पूछ रहा हूँ, प्रूशिया किसका नाम था? सही कहती हो। 4 लोगों की सेना बोली मिलिट्री शासन हटाओ, और जो पहले लुई 16 था उसी के परिवार का किसी को बैठाओ। तो उसके परिवार में तो चार्ल्स 10 था, उसको बैठाया गया। किसको बैठाया गया? चार्ल्स 10। अभी वीडियो में देख लेंगे, उसको राजा बना देंगे। बोले फिर से कंजर्वेटिव आ गया। कौन आ जाएगा? कंजर्वेटिव। अच्छा ये बताओ, कुछ चीजें पूछी जा रही हैं। ये लोग कौन थे जो यहां से यहां तक आए? आप ये कह सकते हैं ये नेशनलिस्ट थे। राष्ट्र के बारे में जो सोचे उसे क्या कहेंगे? राष्ट्रवादी। ठीक है? कि भाई नेशनल असेंबली बनी थी कि नहीं, तो उससे जब नेशनल असेंबली बनी, फिर इलेक्शंस हो गए, तो नेशनल असेंबली कहाँ बनी थी बताओ? नेशनल असेंबली। अब कहाँ खत्म हो गई नेशनल असेंबली? वास्तव में ये कन्वेंशन तक यहाँ तक चला, तो अब यहाँ तक फिर क्या हुआ? इसे लिखो नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट का शासक था। जब लुई 16 था तब किसका शासन था? बोलो। कंजर मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर ने कहा हम बहुत आजादी देंगे सबको। अच्छा बताओ लिबरल्स कैसे होते होंगे? उदारवादी। इनको लेफ्टिस्ट भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? लेफ्टिस्ट। और इन्हें क्या कहते हैं? राइटिस्ट। इसको वामपंथी कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? दक्षिणपंथी। इसे क्या कहते हैं? दक्षिणपंथी। इनका मतलब समझो, ये आजकल बिल्कुल प्रिवेलिंग है, बर्निंग इशू है सब। कहने का मतलब है अगर लिबरल है,
लिबरल क्या चाहेगा? लिबरल तुमको प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया गद्दार महसूस होंगे, कहेंगे हमको आज़ादी दो, मुझे घूमने की आज़ादी दो, खेलने की कूदने की पूरी आज़ादी दो, हमें देश से लेना देना नहीं है, देश भी नहीं होना चाहिए। लिबरल बड़े खतरनाक होते हैं, ये यहाँ की सूचनाएं चाइना को दे देंगे। मतलब उनके लिए जो भारत है, भारत जितना मित्र उतना चाइना भी उतना पाकिस्तान। ये टेरिटरी कोई नहीं मानते, तो ऐसे में नेशनहुड तो नहीं रह सकता। वो उनको सिर्फ इस स्वार्थ पर अंतर है कि मुझे आज़ादी मिले, आई वॉन्ट माई लिबरलिज्म एंड मुझे राष्ट्र से क्या, इसको लिबरलिज्म कहते। समझ में आई? लिबरलिज्म समझ में आ गई, इसलिए इसका नाम कन्वेंशन रख दिया, इसीलिए मैं इसके आगे लिबरल्स ही मान रहा हूँ। ये जो डायरेक्टरी और ये सब आई ना, उसमें फिर अब राष्ट्रवाद की ज़्यादा कुछ घटनाएं नहीं हुई। उसके बाद फिर क्या हो गया बताइए? दैट इज, वैसे भी नेशनल असेंबली ने जिस समय प्रूशिया पर आक्रमण किया, और किस पर आक्रमण किया? ऑस्ट्रिया पर। नेशनहुड तो वहीं ख़त्म हो गया। नेशन कभी चीज़ पर आक्रमण नहीं करता, किसी पर अधिकार नहीं करता। और समझ में आया? फिर इसको तो, इस फैब्रिक को, नेशनहुड के फैब्रिक को तो बाद में नेपोलियन ने तहस नहस कर दिया। 80% यूरोप जीत लिया। बोलो नेशन में ऐसा होता है क्या कि कह दो मेरे माँ के अब 2 हाथ और हो गए, मेरी ये नहीं के अब 2 पैर और हो गए, ऐसा होता है क्या? माँ तो जितनी होती उतनी ही होती, ना कम हो सकती ना ज़्यादा हो सकती है। तो इसके आगे फिर कौन आया बोलो? दैट इज लिबरल्स। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब आगे की बात समझिए। दक्षिणपंथी क्या होते हैं? राष्ट्रवादी होते हैं, लव देयर नेशन एंड रेडी टू सेक्रीफाइस एनीथिंग फॉर नेशन। जब 71 का वार हुआ, इंदिरा गांधी जी ने कहा देश संकट में है, ट्रकों में भर भर के सोना लोगों ने अपने मंगलसूत्र, कान के बुंदे सब डाल दिए। बोले देश संकट में, ये नेशनलिज्म। किसी ने नहीं देखा कि मेरे पास है या नहीं है, जो जिसके पास था बोला जाओ देश के लिए लड़ो। नेशनलिज्म क्या करते हैं बताइए? दे कैन डाई फॉर द सेक ऑफ नेशन। उनको उनके अधिकार मिले ना मिले, लेकिन देश रहना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? वांट, ये किसके लिए करते हैं बोलो? वांट टू डाई फॉर सेक ऑफ नेशन, ये चीज। वांट मच मोर लिबर्टी। लिबरल्स ने क्या किया? लिबरल्स का फीमेल एडल्ट फ्रेंचाइजी का समर्थन करते हैं कि नहीं? चेक करो। अब हम एक और चीज बताएंगे, डिफरेंस बिटवीन लिबरल्स एंड कंजर्वेटिव्स। ये 3 नंबर का क्वेश्चन बहुत आता है। अब जरा इस चीज को देखो कि लिबरल्स और कंजर्वेटिव में क्या अंतर है। ये देखो कि लिबरल क्या करते हैं? लिबरल एटीट्यूड है गवर्नमेंट, इक्वलिटी एमंग सिटीजन होना चाहिए, ठीक है, लिबरल्स को, और सपोर्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये तो ठीक है। अगली चीज देखो, सेम सेक्स मैरिज है, इंश्योर इक्वलिटी, जबकि इनमें क्या है? अभी बता रहे हैं। लिबरल्स और कंजर्वेटिव हु सपोर्ट द फीमेल वोटिंग राइट, इस चीज को देखो। ठीक है, at the time of French society, liberals or conservatives supported female suffrage. रेडिकल से पता चल जाएगा। ऑफन एडवोकेटेड, लिबरल ने एडवोकेट किए, 2-3 जगह लिखा गया। वाइल कंजर्वेटिव जनरली अपोज। समझ में आ गई कि नहीं? लिबरल्स, जो रेडिकल्स हैं वो अतिवादी हैं। अभी रेडिकल की उतनी बात नहीं करेंगे। लिबरल क्या करते हैं बताइए? दे वांट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड फास्टर चेंज इन सोसाइटी। ये चाहते हैं सोसाइटी में जल्दी जल्दी चेंज हो। एंड वांट
फास्टर, जो भी चेंज है उसके लिए वो तैयार रहते हैं इन सोसाइटी। अच्छा, कंजर्वेटिव क्या चाहते हैं? कंजर्वेटिव कहते हैं नहीं नहीं, राजा का शासन बदलो मत, फिर अभी राजा को हटा दोगे फिर क्या होगा, फिर हम लोग कैसे रहेंगे, कौन राज, कुछ बदलो ना। रूढ़िवादी है। रूढ़िवादी हमेशा कुछ बदलना चाहते हैं क्या? उदारवादी बदलना चाहते हैं, और रूढ़िवादी क्या कहेंगे? नहीं, कुछ बदलो ना। दे वांट, ये क्या मानते हैं? दे वांट नो चेंज और स्लो चेंज इन फैब्रिक ऑफ सोसाइटी। जो भी सोसाइटी का ताना बाना है, यानी फैब्रिक है ऑफ सोसाइटी में, उसमें नो चेंज या स्लो चेंज चाहते हैं। दे वांट मोनार्की, ये क्या चाहते हैं? भाई सामंत भी तो बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, उनकी पावर तो तभी एंजॉयड होगी जब दे वांट मोनार्की। क्योंकि जब नेशनल असेंबली आई थी, देख लो, उसने क्या किया था? चर्च की सारी जमीन कन्फिस्केट कर ली थी, सारी जमीन ले ली, तो 2 बिलियन लिब्रे का कर्ज ऐसे ही चुक गया फ्रांस का। सारी जमीन ले ली थी, और जमीन लेते ही जो ट्रेडर से लोन लिया था फ्रांस का सब खत्म। क्या चीज? स्लो चेंज इन फैब्रिक ऑफ सोसाइटी। फैब्रिक का मतलब जो सोसाइटी का ताना बाना है, उसमें बदलाव नहीं चाहते। ठीक है, अब ये देखो, दे वांट मोनार्की, अपोज फीमेल सफरेज, औरतों के जो वोटिंग राइट्स हैं उसका ये विरोध करते हैं, जबकि ये भी समर्थन करते हैं, ये भी समर्थन करते हैं। ये क्या करते हैं बोलो? अपोज फीमेल सफरेज। जब मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा तो इनके बीच में 8-10 डिफरेंस लिखाऊंगा। अभी एक बेसिक चीज बता रहा हूँ समझाने के लिए। ये अपोज फीमेल सफरेज है, और ये क्या करते हैं बोलो? एडवोकेट, समर्थन करते हैं फीमेल सफरेज। वहां भी लिखा है, देखो पढ़ लो, एडवोकेट कर रहे हैं फीमेल सफरेज का। और ये भी क्या करते हैं? एडवोकेट, ये तो सभी का करते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। उस समय की जो है करते हैं, ये भी यूनिवर्सल एडल्ट का करते हैं, इंक्लूडिंग फीमेल का भी करते हैं। ये तो डेमोक्रेसी चाहते ही हैं। देखो डेमोक्रेसी लिखी है। डेमोस का मतलब है पब्लिक, डेमो, ठीक है। डेमोगोबरी, पब्लिक में अच्छा वक्ता। डेमोन्स्ट्रेशन, पब्लिक में बोलने वाला। समझ में आ गई बात की नहीं? अब आगे की बात करो। कम्युनिस्ट क्या चाहते हैं? दैट इज इवन इतने हार्ड है टू किल ऑल रिचेस एंड लूट देयर ऑल वेल्थ। कम्युनिस्ट ये कार्ल मार्क्स का सिद्धांत, जो हम लोगों ने रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा था ना 9th में, उन्हीं से। टू अटैक एंड किल, इसीलिए ये सक्सेसफुल नहीं है, इवन सब जगह से हट गया है। थोड़ा बहुत रशिया में हो, चाइना में बचा, और दोनों ही वर्स्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं। उनको क्या अधिकार है? कुछ अधिकार नहीं। टू किल, टू अटैक ऑल रिचेस, फेल हो गया, एंड किल देम, किल करो या कुछ भी करो, एंड लूट ऑल वेल्थ। लूट के बाद और क्या चाहते हैं? देखो वर्ड में पढ़ो, एंड डिस्ट्रीब्यूट इन कम्युनिटी इक्वली। अगर तुम्हारे पास फिलिप्स का टीवी है तो इनके पास जो फिलिप्स का होगा सैमसंग का नहीं रह सकता। इतना तक कम्युनिस्ट कहता है। अगर तुम 2 रोटी खाती हो तो ये भी 2 ही खाएंगे, नहीं तो 1.5। अगर तुम 2 खा रही हो 1, वहाँ पर रशिया में अनाउंस किया था उन्होंने, लेनिन ने, कि आप सबको मुबारक हो, आज से सबको 2-2 रोटी खाने को मिलेगी, क्योंकि रशिया पर्याप्त तरक्की कर चुका है। वहाँ डॉक्टर को भी 2 रोटी मिलेगी, लेबर को भी। ऐसे में डॉक्टर क्यों मेहनत करे एक्स्ट्रा, बताओ? वो कह रहे तुम कितना भी काम करो या ना भी करो देश के लिए, सबको बराबर मिले, इंसान हो तो बराबर। तो फिर इसमें तुम कोई एस्पिरेशन जिसके ऊपर कुछ करेगा क्या? रशिया में सबकी इंस्पिरेशन मर गई है, चाइना में भी मर गई। कम्युनिस्ट में जब चीज़ें ही सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी कम्युनिटी में, तो कम्युनिटी में तुम स्पेशल अगर नहीं बन पाओगे तो तुम क्यों दिन रात पढ़ाई करोगी? करोगी क्या? कम्युनिस्ट ऐसे ही होते हैं।
equal distribution of everything and distribute equally in community and distribute equally in community. ये कम्युनिस्ट का शासन है। ब्यूरोक्रेसी नौकरशाहियों का बाबू बन गए, तुम्हारी बैंक में नौकरी लग गई, ठीक है, और तुम्हारे पास हर्षिता आई, मैं मैडम अदिति मेरा वो एक बैंक अकाउंट खोल दीजिएगा, निकल यहाँ से, गो। ये ब्यूरोक्रेसी अगर ये बन गई ना, कोई कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी ये ऐसे बिहेव करेंगे जैसे ये तुम अछूत हो, इनटचेबल, गो, अपसेट हो जाए सर मैम कब आ जाए, गो गो, 1 month 2 months गो। इसको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। कहीं वकील के पास चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तुम्हारा काम ही ना हो, पैसा खिलाओ, काम ही ना हो। इसको कहते हैं करप्ट, जो होता नहीं है एग्जीक्यूटिव्स, उसको करप्शन कहते हैं। दैट इज डोमिनेंस ऑफ, किसका डोमिनेंस? ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ये कब होता है बताओ, कब होगा? मान लो देश में कोई शक्तिशाली सरकार नहीं, मोदी की सरकार 1-2 महीने बाद आई, 2 महीने बाद चली गई, फिर राहुल गांधी की आई, फिर चली गई, स्टेबल ही नहीं हो पा रही, तो ऐसे में कौन शक्तिशाली हो जाएगा बताओ? वो जानेंगे कि हम पे तो कोई एक्शन ले ही नहीं सकता, कोई शक्तिशाली सरकार ही नहीं, हमको तो बंदी तनख्वाह मिल रही, जितना भ्रष्टाचार कर दें, क्योंकि अल्टीमेटली पुल बनता है तो इन्हीं सबके पास तो पैसा, इन्हीं सबको तो ठेके देने पड़ते हैं, सारा पैसा इनके पास आ जाएगा। इफ देयर इज नो स्टेबल गवर्नमेंट एट दैट टाइम ब्यूरोक्रेसी डोमिनेट्स। ऐसा टाइम हुआ था यूपीए की गवर्नमेंट जब आती रही थी, 3-3 4-4 महीने बदलती थी, समझिए बहुत बुरी हालत। ब्यूरोक्रेसी समझ आ गई। एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी का मतलब है अमीरों का शासन, जिसके पास पैसा है वो कहीं भी हो, किसी भी कंट्री में शासन करे, इसको किस एरिस्टोक्रेट्स, एरिस्टोक्रेट्स का क्या मतलब होता है? अमीर, अमीरों का शासन। बात समझ में आ गई? दैट इज पावर या रूल ऑफ रिचेस। आर्की का क्या मतलब होता है? आर्की का मतलब है शासन। आर्की का क्या मतलब है? जैसे मोनोआर्की, मोनोआर्की का क्या मतलब है? एक का शासन, रूल ऑफ वन, एक का शासन, ठीक है, राजा का शासन, इसमें राजा होगा। पैट्रियार्की का क्या मतलब? पिता का शासन। किसी के घर में पिता की चलती हो तो उसे क्या कहेंगे? पिता का शासन। इसी तरीके से मैट्रियार्की, बोलो, माता का शासन। किसी के घर में माँ की चलती हो, पिता का कुछ चलता ही ना हो, माँ ही जो कहे वो चले, तो उसको क्या कहेंगे? माँ का शासन। फ्रेट्रियार्की, भाई का शासन। फ्रेटर्निटी समझते हो? भाई, वी आर हैविंग फ्रेटर्निटी, हम सब भाई भाई हैं, तो उसको क्या कहेंगे? भाई का शासन। बहन के शासन के लिए कोई वर्ड ही नहीं बना। बोलो, बात समझ में आ गई? मैट्रियार्की, पैट्रियार्की, फ्रेट्रियार्की। फ्रेटर्निटी का मतलब भाईचारा। फ्रेटर्निटी वर्ड क्या है? फ्रेटर्निटी, भाईचारा। जो हम लोगों ने फ्रेडरिक सॉरियो की पेंटिंग देखी थी, उसमें सबसे ऊपर फ्रेटर्निटी लिखा, यानी पूरे विश्व में भाईचारा। देख लेना बुक पे, तुम्हारे पहले पेज पे फ्रेटर्निटी, सही है। अच्छा, अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। कहाँ तक पहुँच गए हैं? 18। दैट इज ट्रीटी ऑफ वियना। नेपोलियन हार चुका है। अब हम देखेंगे, क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना क्यों? चलो, तो नेपोलियन कोड में उसने जुडिशियल सिस्टम को ठीक कराया, दैट इज यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट। सब जैसे मैंने बताया, LA
जो 1 मीटर था, कहीं 78 सेंटीमीटर था। न्यूरेनबर्ग से अगर कहीं तक जाओगे 39 स्टेट्स को तो अलग अलग था। उसने बोला नहीं, सब जगह जब हम ही ने जीत लिया है तो अब अलग अलग क्या होगा, सब एक होगा। यही सिविल कोड कि कोई ट्रेड बैरियर नहीं होगा, रेलवे रूट का एक्सपेंशन होगा, सबको मॉडर्न पढ़ाई पढ़ाई जाएगी जिसमें बाइबल का दखल नहीं होगा। समझ में आया? मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इसने इंट्रोड्यूस किया। इसने क्या किया? जुडिशरी को ठीक किया, वेट एंड मेजरमेंट को ठीक किया, ट्रेड बैरियर्स हटाए। इसी को सिविल कोड कहते हैं, सिविल कोड या नेपोलियन कोड। अब हुआ क्या? ट्रीटी ऑफ वियना देखो, तो आगे की बात देखी जाए। was guillotinized, रॉबेस्पियर गुलोटिनाइज्ड। उसके बाद वहाँ डायरेक्टरी आई जो 5 लोगों की संस्था थी। तो 5 लोग मिलके अब वहाँ शासन चलाते थे, जिसकी वजह से कोई भी निर्णय सही समय पे नहीं हो पाता था। सो डायरेक्टरी वाज फेल्ड टू रूल। तो पहले किंग था, एब्सोल्यूट मोनार्की, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, फिर कन्वेंशन आया, फिर डायरेक्टरी आई। जब डायरेक्टरी भी नहीं चल पाई तो उसका लाभ उठाते हुए जो मिलिट्री हेड था नेपोलियन, उसने वहाँ पर अब शासन करना शुरू कर दिया। ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज किंग ऑफ फ्रांस इन 1804। ये नेपोलियन है। He was very ambitious. एक चांसलर बना, किंग नहीं बना। leader. ये देखो, He was a believer of expansion of territories and modernization. He has done. ये नेपोलियन, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी में, क्योंकि मिलिट्री का पर्सन है तो वो क्या करेगा बताओ? एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी कोई बिलीव करता था लोगों को लड़ाना? इनिशियली ही वाज कंसीडर्ड एज सेवियर और मसीहा, कि वो लोगों की जान बचाने आया, गरीबी से निकालने। लेकिन जो जो चीज़ें वो जीतता गया, वहाँ से वो टैक्स लेता गया, क्योंकि उसको तो मिलिट्री बढ़ानी थी और युद्ध कोई सामान्य चीज़ तो है नहीं, इसमें खर्च बहुत होता है। और इस तरीके से लोग फिर इससे तंग आ गए एंड अल्टीमेटली दे वांट टू गेट रिड ऑफ नेपोलियन। उनमें एक एजिटेशन हुआ और इसके लिए तुम्हारी बुक में एक डायग्राम बना हुआ है, जरा उसे भी देखें कि एक वो जो ट्री बना हुआ है वो कौन सा ट्री है और उसे किसने बनाया। सारे पेंटिंग और जो उसके आर्टिस्ट हैं उन सब के बारे में पढ़ा जाएगा। सबसे पहला पेज निकालो, तो सबसे पहले पेज में ये जो चित्र है ये क्या है और ये क्या बताता है बताओ? सबसे पहले का चित्र क्या बताता है? ये दिखाया गया एल्मेनाक। एल्मेनाक का क्या मतलब है कि 150 साल बाद वहाँ फ्रांस में मैगजीन छपी और उसके पहले कवर पेज में बास्टील जेल का अटैक दिखाया गया। कितनी बड़ी घटना! जो मुख्य उनका सरकारी मैगजीन है उसके पहले पेज पे घटना दिखाई गई, क्योंकि पब्लिक अगर आक्रमण कर दे, बोलो क्या ये क्रांति नहीं है? कोई सोच सकता था पहले कि पब्लिक राजा को कुछ कर सकती है? तो एल्मेनाक में बास्टील का पहले बास्टील और ढही हुई बास्टील दोनों दिखाई गई। फ्रंट पेज देखो, सरकारी जो आती है ना पत्रिका, फ्रंट पेज पे असली बास्टील और पिछले पेज पे ढही हुई बास्टील, दोनों पेज दिखाई गई। समझ में आ गई बात? तो दिस वाज पब्लिश्ड, ये कब हुआ? 1798 में। तो करीब इन 17 जो घटना हुई इसके बारे में बताया गया है। अब आगे देखो अगले पेज में। अगले पेज में तुम ये किसकी, ये कार्ल कैस्परिच की है, किसकी पेंटिंग है? जरा करो, कार्ल कैस्पर फ्रिच। ये देखो कार्ल कैस्पर फ्रिच क्या दिखा रहा है? ट्री ऑफ लिबर्टी, वो स्वतंत्रता का पेड़। जरा सोचो, उसमें वो ऊपर लिख रहे हैं कि तुम लोगों का मसीहा नेपोलियन बोनापार्ट है और नीचे एक किसान की पिटाई हो रही है, एक औरत की पिटाई हो रही है। कार्ल कैस्पर फ्रिच ने क्या बनाया? वहीं ऊपर वो दिखा रहे, स्लोगन लटका रहे कि तुम्हारा मसीहा नेपोलियन, और नीचे वहीं के लोगों को पीट रहे हैं। दिख रहा है? समझ में आ गई बात? अभी हम आपको इसमें HD में पेंटिंग दिखाएंगे, सब दिख जाएगा। सही है? तो इसमें ये नाम याद रखना है। जो पहली पेंटिंग तुमने देखी थी वो पेंटिंग क्या थी? ये बोलो किसकी थी? किसने बनाई थी? बहुत अच्छा, फ्रेडरिक सल्यू ने बनाई। इस पेंटिंग को क्या बताया गया? द डॉन ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड
सोशल रिपब्लिक। संसार में सूर्योदय, डॉन का क्या मतलब है? डस्क, डस्क होता है शाम का समय, गोधूली बेला। डॉन का क्या मतलब है? सूर्योदय। कई जगह के पत्र न्यूज़पेपर का भी नाम डॉन होता है कि नहीं? डॉन, डॉन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये किसने बनाई पेंटिंग? फ्रेडरिक सॉरी, फ्रेंच आर्टिस्ट। अगली पेंटिंग द ट्री ऑफ लिबर्टी किसने बनाई? कार्ल गैस्पर फ्रिज। सही है ना? अब अगली बात देखो, इस चीज को याद रखिएगा कि कार्ल गैस्पर फ्रिज ने बनाई। ये क्या दिखाया जा रहा है बताओ? ये कि नेपोलियन जब ये वापस जर्मनी से लौट रहा है, राइनलैंड है जर्मनी को, क्या कहते हैं? राइन नदी के किनारे जर्मनी बसी हुई है, तो वो अपने राइनलैंड, देखो जो सारे लेटर इसके बिखर गए, यानी जितना इसने जीता था सारा का सारा वो लूज करता जा रहा है। ये सब उसने किस में लूज कर दिया होगा? वियना की संधि में। वियना कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया में, ठीक है? तो ऑस्ट्रिया में इसने सारी चीजें क्या कर दी? लूज कर दी। ऐसा दिखाया गया। तो अब हम वियना की संधि की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आगे देखिए, ये क्या है? फ्रेंच सोसाइटी। फ्रेंच सोसाइटी में ये क्या दिखाया जा रहा है कि इट इज, ये दिखा रहे हैं जो कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव की सोच। यहाँ देखो, कंजर्वेटिव कहते हैं कि तुम लोग चलो यहाँ डिस्कशन करो, तुम लोग के मुंह पे टेप लगा दिए जाए, जितनी मर्जी उतनी देर तक तुम सोच सकते हो, बोलने का और कहने का कोई अधिकार नहीं। हाँ? आने का फायदा क्या हुआ? अब हम ऐसा सोच रहे हैं, उस समय उन्होंने कितनी आज़ादी दी थी। कंजर्वेटिव को देखो, दे हैव गिवन द लिबर्टी टू थिंक अप टू व्हाट एक्सटेंट यू कैन थिंक, बट डोंट स्पीक, डोंट टेल। ये कंजर्वेटिव का कॉन्सेप्ट। सही है? राजा का शासन होगा, जो राजा कहे वही सही, ठीक है? ना खाता ना वही, जो राजा कहे सो सही। ओके, तो कंजर्वेटिव डिजाइन देख ली कैसा है। अगला देखो, अब हम आगे की बात करें। नाउ यहाँ तक की तो बात हम लोगों ने देख ली है। आगे देखिए, नेपोलियन का देखो, It's a modernization in Europe that is named on behalf of him. He proclaimed in a procession as a king of, as a ruler of France. रूलर यानी चांसलर बन गया, Ruler किंग नहीं कहना चाहिए, चांसलर, ठीक है? कन्वेंशन भी चला गया, डायरेक्टरी भी चली गई, अब मिलिट्री का शासन हो गया। सो दिस नेपोलियन ने मिलिट्री पावर बढ़ानी शुरू कर दी और उसने लगभग यूरोप के 80%। बोलो मोनिका। चांसलर का मतलब एक होता है सलाहकार, जैसे वाइस चांसलर होते हैं ना, एडवाइजर, जैसे कुलपति और उप कुलपति। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी होती है, उसमें चांसलर होता है मुख्य, और उसका जो नीचे होता है वो वाइस चांसलर होता है। जैसे JNU है, जवाहरलाल, ये जो जोधपुर की यूनिवर्सिटी, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी। चांसलर ऐसे किसी देश का भी हो सकता है। पूरे विश्व में सब जगह प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है, लेकिन फ्रांस में चांसलर होता है। तो इसने नई पद निकाली थी चांसलर। अभी भी फ्रांस में चांसलर ही चल रहा है। तो वहाँ की जो एंटीना मार्के लोग थी वो भी चांसलर थे, थोड़ी दिन पहले थी। अभी भी जो फ्रांस का नया है वो चांसलर ही। सबसे ऊंची पोस्ट क्या है वहाँ पर? चांसलर। समझ में आएगा? तो इसने अपने आप को क्या बताया? चांसलर। अभी ये कहाँ पहुँच गया है? देखो इजिप्ट में। और यहाँ देख के वो भी लौटा है कि यहाँ क्या जीतेंगे, क्या जीतना चाहता है, कुछ नहीं जीत सकता। हाँ, तो फिर इसलिए यहाँ से ये एक तरीके का वहाँ का चित्र है जिसमें इंसान का सिर और शरीर पीछे सिंह का। तो ये वहीं पर इजिप्ट में बना हुआ है ना। अब इसका एक नाम भी है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये वहाँ बहुत बड़ी प्रतिमा है। फिर ये वहाँ से लौट गया। आगे देखो, टेरिटरीज पर कब्जा कर लिया, अंत में वो इजिप्ट तक पहुंच गया। एंड दिस इज द फोटो दैट हाउ ही एनकाउंटर्ड द स्टैचू। सो दिस, अब ये देखो, जो ग्रीन पोर्शन है ये सब नेपोलियन का जीता हुआ, अलग अलग। स्पेन भी जीत लिया, पुर्तगाल नहीं जीत पाया था। एम्पायर ऑफ फ्रेंच, देखो ये यहाँ तक होते होते ये रूसिया भी चला गया, और इसके अलावा पोलैंड भी चला गया। ये देखो रशिया, यहाँ मैंने तुम्हें पोलैंड बताया था, पोलैंड जीत लिया, ऑस्ट्रिया भी जीत लिया, इटली भी जीत लिया, ऑटोमन एम्पायर में कुछ हिस्सा ग्रीस भी जीत लिया, सब जीत लिया। ये देखो ये वियना लिखा है, तुम लोगों को दिख रहा है क्या? ये वियना,
वियना ऑस्ट्रिया में, कहाँ पे है? और ऑस्ट्रिया में ही यहीं का जो सचिव था, जिसको अभी हम नाम दे रहे हैं ड्यूक मेटरनी, वो वहाँ का कौन था? फॉरेन मिनिस्टर। फॉरेन मिनिस्टर की अध्यक्षता में वियना में रशियंस आए। और कौन आया बोलो? प्रूशिया आया। इंग्लैंड जीत लिया था, इंग्लैंड आया। और चौथा नाम क्या है बोलो? ऑस्ट्रिया खुद ही था। तो इनको कहते हैं एलाइड फोर्सेस। सबने यहाँ बैठा कि इसको भी बुलाया, नेपोलियन तुम भी आओ, तुमको हटाना है गद्दी से। और चार्ल्स स्टैंग को बुलाया, चार्ल्स स्टैंग तुम भी आओ, तुमको भी उठाना है गद्दी, क्योंकि तुम कंजर्वेटिव हो। हम चारों लोग जो इकट्ठा हो रहे हैं वो राजा हैं। यहाँ का राजा कौन आया? जार अलेक्जेंडर टू जार। रशिया का कौन राजा था? जार ऐसा राजा था, अगर उसने एक पेड़ लगा दिया है तो उसको 200 लोग गार्ड करेंगे, और अगर पेड़ कटा या मुरझाया तो 200 लोग का सर भी कटेगा। ऐसा वैसे जार, रशिया का राजा को सबसे टेरर राजा का। जापान तुम लोग मालूम है, जरा छोटा सा देश है। जापान की सेना ने जब इतने बड़े रशिया में आक्रमण किया तो वहां पर सेना बोली आइए आइए, जार को मारिए। आने दिया, पूरे जापान में आसानी से कब्जा कर लिया। और फिर उसने गन्ने की मशीन निकाली और एक एक सिपाही को उससे गुजारता है। गन्ने की मशीन में गुजारा है जापान। इतना अत्याचार जब उसने किया तो सारी दुनिया जापान से त्रस्त आ गई। अमेरिका ने उसके हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराया और बोला आज से तुम सेना नहीं रखोगे, तुम दुनिया की सबसे क्रूअल आर्मी। इतना कोई नहीं करता, मिलिट्री गोली मारती है, तुम गन्ने की मशीन पे और ये सब कर रहे हो। और उसने ब्रॉथल्स खोल ली दिए, यानी वहाँ की औरतों को वेश्यालय में ले गए। इतना अत्याचार पूरे रशिया में और चाइना में। जापान, आज तक जापान की कोई आर्मी ही नहीं है। अमेरिका ने रखने ही नहीं दी, बोले तुम नहीं रखोगे, दुनिया रखेगी तुम्हें, हम तुम्हारी सुरक्षा कर देंगे, तुम नहीं रखोगे। समझ में आ गई बात? तो रशिया का राजा था, उसका भी मैंने क्या नाम बताया? जार अलेक्जेंडर। अच्छा, दूसरा कौन था? दैट इज विलियम। यहाँ पर राजा था प्रूशिया का, कौन आया था? विलियम। विलियम। अच्छा, इसी तरह से इंग्लैंड का भी कोई राजा होगा, विक्टोरिया नहीं होंगी। और ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया का भी जो है एम्पायर, इनका एक सचिव था जिसका मैंने अभी क्या नाम बताया? ड्यूक मेटरनी। तो वो चारों लोग आए और किसकी अध्यक्षता में बैठे? वही बोलो, ड्यूक मेटरनी। ये कौन था बोलिए? अच्छा जानती हो, फॉरेन मिनिस्टर। कहाँ का था? ऑस्ट्रिया का। और ये जो बैठक हुई, एक ऐसे टेंट लगाया गया, इस टेंट में भी देख लेना, चारों लोग बैठे हैं यहाँ गोल में, और इसमें सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, बैठक हो रही है। और वहाँ ड्यूक मेटरनिक ने कहा कि फ्रांस का ऐसा प्रभाव है, व्हेन फ्रांस स्नीजेस यूरोप कैचेस कोल्ड। फ्रांस को छींक भी आती है तो यूरोप को सर्दी हो जाती है। वास्तव में वही हुआ। फ्रांस में नेशनलिज्म आगे बढ़ा, तो नेशनलिज्म के आगे बढ़ने से धीरे धीरे पूरे यूरोप में आग पकड़ गई। हमको भी नेशनलिज्म चाहिए, हमको भी नेशनलिज्म चाहिए। और इसके लिए इसने क्या वर्डिंग बोली थी? बोलो, व्हेन फ्रांस स्नीजेस यूरोप कैचेस कोल्ड। बात समझ में आ गई? अब जरा देखो, चारों लोग जब ये बैठे, कहाँ पे बैठे? ऑस्ट्रिया में। और कौन सी जगह पे? वियना में। इन्होंने संधि की। बोलो, रशिया को क्या दिया गया वंदना? बोला जाओ पोलैंड ले जाओ, इसको एनेक्स, कुल्हाड़ी, एक्स जानती हो? कुल्हाड़ी। एनेक्स का मतलब अब फ्रांस को कट करना। इसने सब लूट लिया है, इसको किनारे किनारे से टुकड़ा करो, इसको क्या कहते हैं? एनेक्सेशन। सही है। इसकी मोस्ट ऑफ द लैंड वन बाय फ्रांस वाज कन्फिस्केटेड, जब्त कर दी, एनेक्स्ड, कट कर दिया, छोटा बना दिया गया। जो इसका ओरिजिनल साइज था वही रहेगा, जो लुई 16 के समय में था वही रहेगा। इसकी पोलैंड को किसे दे दिया गया? रशिया, पोलैंड लो। दक्षिण पोलैंड। अब नहीं दिखाएगा क्या? चलो, इतनी बात समझ आ गई। और प्रूशिया को भी इसकी कुछ जमीन, जर्मनी को भी दे दी गई मोस्ट ऑफ द लैंड। इंग्लैंड को कुछ हिस्सा मिला, जर्मनी को इटली दे दिया गया, नॉर्दर्न इटली। इटली इतना बड़ा सा है अलग से, ऊपर का हिस्सा। अब हम लिखें दैट इज द रिजल्ट ऑफ वियना कन्वेंशन, ट्रीटी ऑफ वियना। सही है। चलो,
नाउ रशिया। ओके, इसी को लिखें। इन 1815, that is representatives of European power, Austria, Prussia, ओके, प्रूशिया, रशिया एंड ऑस्ट्रिया। प्रूशिया में दो है, प्रूशिया, रशिया एंड ऑस्ट्रिया नेम्ड एट एलाइड फोर्सेस। जब मित्र कोई लड़ता है तो उसे संयुक्त या मित्र राष्ट्र कहते हैं। ठीक है। मेट एट वियना, that is Austria, तो इंग्लैंड लिखो, ब्रिटिश पावर, तो ऑस्ट्रिया। एंड along with इसके साथ, that is नेपोलियन, along with फ्रांस, फ्रांस के साथ, and signed ट्रीटी ऑफ वियना। जहाँ पे संधि होती है उसी देश का नाम उस जगह का नाम दिया जाता है ट्रीटी। जैसे ताशकंद समझौता, शिमला समझौता, ट्रीटी ऑफ शिमला, ट्रीटी ऑफ ताशकंद भारत में भी की है। जहाँ लोग बैठते हैं उसी जगह का नाम होता है। तो चूंकि ये लोग वियना में बैठे थे तो ट्रीटी ऑफ वियना कहलाया। अच्छा, इन्होंने क्या किया था? नाउ दैट इज नाउ द मिलिट्री रूल ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना। ये जो मिलिट्री रूल थे उसको हटा दिया गया। अब देखिए, इस चीज को पढ़ें और लिखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट वर द फाइंडिंग्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना? क्या क्या किया गया? पहली चीज, मिलिट्री रूल वॉज, इसके फाइंडिंग्स देखो। इस मीटिंग में जो मिलिट्री रूल ऑफ नेपोलियन केम टू एंड कंजर्वेटिव पावर। अभी तुमको मालूम है राजतंत्र समझाया ना तुमको, कंजर्वेटिव पावर समझाया कि नहीं? कंजर्वेटिव पावर्स अगेन केम टू पावर एंड कंजर्वेटिव्स